तो चलिए इस मंच को हम आगे बढ़ाते हैं और दो बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आदेश गुप्ता जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और अरविंदर सिंह लवली जी हैं जो कि इस वक्त मौजूदा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आप दोनों के सामने दिल्ली में जो चुनौती है वो एक ही है। मैं पहले आपके पास आ रहा हूँ। आप भी पब्लिक के बीच जाते हैं तो समझाते हैं कि हम, आप भी जाते हैं समझाते हैं हम, लेकिन दिल्ली की जनता कहती है आप। देखिए रोहित जी, पहले तो मैं आपके चैनल का, मंच का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने ये समय दिया है और इस पर जरूर एक सार्थक बहस होगी। देखिए, पिछले लगभग 8 साल हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार है। लगातार जाकर पब्लिक उनको सपोर्ट किया है, लेकिन अब जाकर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने जो करप्शन किया है, जो कहा उसके उलट किया है, और अब जनता के सामने उनका असली चेहरा सामने आ रहा है कि वो जनता के लिए नहीं आए थे। जो कहते थे कि मैंने गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, वो 53 करोड़ रुपए के शीश महल में रहते हैं। वो लाखों रुपए की पर्दा लगे कमरों में रहते हैं, और आज जनता के सामने वो कितनी भी पर्दा महंगी लगा ले, लेकिन जनता के सामने वो बेपर्दा हो गए हैं। नहीं, लेकिन इसका भी जवाब उनके पास होता है ना। वो कहते हैं मेरा अपना घर थोड़ी ना है, ये तो मुख्यमंत्री का घर है, कल को मैं छोड़ के जाऊंगा, दूसरा मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वो इन सुविधाओं को भोगेगा। देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे और वो सारे मुख्यमंत्री उसी आवास में रहते थे, चाहे वो शीला दीक्षित हो, वो चाहे मदन लाल खुराना जी हो, साहब सिंह वर्मा जी हो, सुभाष सुषमा जी हो, वो उसी घर में रहे। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो कहते थे हम तो ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम तो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। वही ईमानदारी की धज्जियां उड़ा दी गई। आज उनके 3 नेता, 2 मंत्री और 1 सांसद, वो जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के आरोप में और किसी दूसरे आरोप में नहीं है। तो ये सारी बातें अब जनता देख रही है और एक एक करके जनता उनको एक्सपोज भी कर रही है, और आने वाला समय बताएगा कि आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता उनको पूरी तरह नकार चुकी है। ठीक है, आपने भी भ्रष्टाचार की बात की, मैं इस पर वापस आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन पहले लवली जी से मैं लेना चाहूंगा। लवली जी, पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अभी 11 तारीख को आपका जन्मदिन गया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि 15 साल दिल्ली में कांग्रेस रही और खूब काम भी किया, लोग इस बात को मानते भी हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मतलब बिल्कुल वॉश आउट वाली सिचुएशन हो गई, जीरो पे पहुंच गए। मतलब 15 साल अगर किसी ने काम किया है और अगर उसको माना भी जा रहा है कि हाँ काम हो रहा है और दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, दिखता है दिल्ली की सड़कों पर वो चीज़ें, लेकिन उसके बाद एकदम से इक्वेशन पलटने का क्या क्या मतलब रहा? देखिए, मैं एग्री करता हूं कि पिछला कुछ समय जो है वो कांग्रेस के लिए राजधानी में कठिन गया है। अनेकों कारण उसके रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई होंगी, तो उसका खमियाजा हमने भुगता। अभी आप दिल्ली में चैलेंज की बात कर रहे थे, कांग्रेस को तो उसका खमियाजा हुआ ही है, दिल्ली को भी आज उसका खमियाजा हुआ है। अभी हम इन सब बातों से ऊपर उठ गए हैं कि चैलेंज भारतीय जनता पार्टी है, कि चैलेंज आप पार्टी है, कांग्रेस सत्ता में है कि नहीं है। अब तो दिल्ली में अपने आप में एक चैलेंज हो गया है कि दिल्ली रहने लायक भी रह गई है कि नहीं रह गई है। अभी मैं एक लंग स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू देख रहा था पिछले दिनों। वो कह रहे थे कि मैं रोज 1 से 2 ऑपरेशन जो है लंग्स के करता हूँ, और इन 8 सालों में आई एम येट टू सी अ पिंक लंग इन एनीबडी, वेदर ही इज अ स्मोकर और वेदर ही इज अ नॉन स्मोकर। चाहे वो उम्र सीमा का भी कोई उसमें वो नहीं है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बुजुर्ग है। आज दिल्ली में अपने आप में चैलेंज हो गया कि दिल्ली में रहा कैसे जाए। दिल्ली जिसको 2003 में ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड जो है वो यूएस ने दिया था, और आज वही अमेरिका का राजदूत दिल्ली में बैठ के दिल्ली की कंडीशन के ऊपर चिंता व्यक्त कर रहा है। तो कांग्रेस ने तो खमियाजा भुगता ही भुगता है।
निश्चित तौर पे दोनों सरकारों की अनदेखी की वजह से और नॉन गवर्नेंस की वजह से दिल्ली के लोग उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि आज जो है दिल्ली इतनी पोल्यूटेड हो गई है कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। और अब समय आ गया है कि लोगों को सोचना पड़ेगा, इसका भी जवाब होता है ना, लोगों को लेकिन सोचना पड़ेगा कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसी दिल्ली छोड़ के जाना चाहते हैं। लेकिन इसका भी वो जवाब दिल्ली जिसके अंदर रोज उनकी उम्र कम कर रही है। नहीं, तो फिर इसका भी तो जवाब ये है ना कांग्रेस कि ने खाली पड़ोसी खमियाजा पड़ोसी नहीं राज्य भुगता, पराली दिल्ली ने जला भी रहे हैं, भुगता है। उसको भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है कि वहां पे तो जोर नहीं है दिल्ली का, पड़ोसी राज्य जो है वो पराली जला रहे हैं। नहीं, ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अभी पिछले दिनों हमने हमारे जो जितने कैबिनेट मिनिस्टर शीला जी की गवर्नमेंट में रहे हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से दिल्ली जब पॉल्यूशन की महामारी सह रही थी, दिल्ली की कैबिनेट तो इस चीज में व्यस्त थी कि सरकार जेल के अंदर से चलाएं कि बाहर से चलाएं। लोगों से पूछा जाए, इस चीज के अंदर दिल्ली की कैबिनेट व्यस्त थी। आदेश जी बहुत ही सभ्य और हमारे भाई जैसे हैं, इनकी पार्टी चुनाव में व्यस्त थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी उतनी बनती है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो डायरेक्टली और कई पोल्यूशन के मापदंड ऐसे हैं जो सीधे तौर पे केंद्र सरकार को तय करने पड़ते हैं। तो हमने एक वाइट पेपर तैयार किया। हमने कहा दोनों कैबिनेट के पास तो समय नहीं है, तो हम पूर्व कैबिनेट मंत्री भी जो है वो अपने जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, तो हम एलजी साहब को हमने एक वाइट पेपर बना के दिया। और वो बड़ा डिटेल्ड वाइट पेपर हमने बना के दिया। उसमें 3 तो हमारे पूर्व इन्वायरमेंट मिनिस्टर ही थे जो थोड़े थोड़े समय पे रहे। और इन्वायरमेंट इतना गंभीर विषय है कि हमारे 15 साल के टेन्योर में 12 साल इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा। उनके पास कोई अधिक डिपार्टमेंट नहीं थे, लेकिन वो इन्वायरमेंट को अपने पास रखती थी, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ही संजीदा किस्म का डिपार्टमेंट है। ये कहना बिल्कुल गलत है, पराली इज वन ऑफ द रीजन दिल्ली में पोल्यूशन का। पराली इज नॉट ओनली द खाली ओनली रीजन नहीं है दिल्ली में पोल्यूशन का। 40% पोल्यूशन दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, और लास्ट जो ग्रीन बसेस और ये जो आप येलो बसेस देखते हो, ये उस समय मेरे कार्यकाल के दौरान ही जो है हम लोगों ने ये बसेस ली थी। और अमेरिका ने हमको इसलिए अवार्ड दिया था ग्रीनेस्ट सिटी का कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी सीएनजी फ्लीट जो है वो दिल्ली ने अपनाई थी, जिसकी वजह से एकदम से पोल्यूशन लेवल नीचे आया था। जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था उस समय 10,000 बसों की कैपेसिटी थी दिल्ली में, और आपको याद होगा ब्लू लाइन चला करती थी, बड़ी बदनाम थी। तो हमने ब्लू लाइन को हटा के हम ऑरेंज क्लस्टर बसेस लेके आए, और डीटीसी का बेड़ा जो है हम ग्रीन और येलो कलर, ग्रीन और रेड कलर की बसेस को जो है हम लेके आए। आज दिल्ली की रिक्वायरमेंट 20,000 बसेस की है। मैं आज सुबह ही अखबार में पढ़ रहा था कि कह रहे थे 500 बसें हमने इलेक्ट्रिक बसें खरीद ली हैं, तो अब जो है वो दिल्ली के अंदर जो है 600 इलेक्ट्रिक बसेस हो गई हैं। देखिए लवली साहब, नहीं, मैं एक मिनट आपने पूछा कि पड़ोसी रीजन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्योंकि कोलैप्स हो गया, और मैंने आपको कहा कि 40% पोल्यूशन जो है वो व्हीकलर पोल्यूशन है दिल्ली में। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में पोल्यूशन, व्हीकलर पोल्यूशन में भी 2 व्हीलर की वजह से पोल्यूशन होता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो सबसे पहले 2 व्हीलर वाला शिफ्ट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। 30% दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो डस्ट पार्टिकल की वजह से है। अब वो डस्ट पार्टिकल क्यों हो रहे हैं? वो डस्ट पार्टिकल इसलिए हो रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा रोड के ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वो मेट्रो है। और डीएमआरसी इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो समय से पहले अपने प्रोजेक्ट पूरे करती है। फेज 3 मैं एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सैंक्शन कर गया था, जो 2015 में पूरा हो जाना चाहिए था। आज हम 2023 में बैठे हैं। मेट्रो के प्रोजेक्ट 8-8 साल डिले हो रहे हैं। और मेट्रो जब सड़क पे काम करती है तो सड़क भी टूटती है, पटरी भी टूटती है, फुटपाथ भी टूटते हैं, तो नेचुरली जो है डस्ट पार्टिकल बनेंगे। अभी अभी एलजी साहब ने एक इंक्वायरी मार्क की है बारापुला की कि वो काम जो है वो 4 साल में पूरा होना चाहिए था, आज 8 साल में भी पूरा नहीं आप हुआ। पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा। आपने मुझसे से कहा कि कांग्रेस के लिए, नहीं, मेरा कुल मिलाकर मतलब ये है कि कांग्रेस के लिए संघर्ष का समय है। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली संघर्ष कर रही है, कांग्रेस के संघर्ष करने की तो बात की बात है। लेकिन
आपको ये चीज़ें, आप कह रहे हैं कि दिल्ली संघर्ष कर रही है, आप चाहते हैं कि दिल्ली संघर्ष ना करे, उसके लिए सत्ता में आना पड़ेगा। सत्ता में आना है तो आपको दिल्ली की जनता को समझाना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, जैसा कि आप कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है खासतौर पर आपसे आदेश जी, बीजेपी ने एक तरीके से देखें तो देश भर में अश्वमेध यज्ञ चला रखा है, घोड़ा दौड़ता जा रहा है, लेकिन दिल्ली आकर रुक जाता है वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, और अब से नहीं, पिछले बहुत लंबे वक्त से। और इस मार्जिन से कि पूछिए मत, पिछली बार भी 62 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद एमसीडी का इलेक्शन भी जीत लिया। देखिए, आपने जो बात कही वो आंकड़ों में बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अश्वमेध यज्ञ रुका नहीं है, और अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो दिल्ली में आएगा और दिल्ली जीतेंगे इस बार। कारण क्या है कि देखिए, अब जो पीछे बातें हुई हैं, जो जनता को भ्रम में रखा गया है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, जनता ने जाना है। आप देखिए जिस तरह से केजरीवाल सरकार सिर्फ प्रचार करती है और काम नहीं करती, इसको सबने सुना है। भारतीय जनता पार्टी इसको विपक्ष के नाते उठाया है। वही मैं कह रहा हूँ, ये चीज आप पब्लिक को मुझे समझाएंगे, कुछ नहीं होगा। मैं तो नोएडा में रहता हूँ, वोट भी नहीं दे सकता यहाँ पे। पब्लिक को, दिल्ली को कैसे समझाएंगे? मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, जब केजरीवाल जी शासन में नहीं आए थे तो उस समय उन्होंने एक स्वराज नाम की पुस्तक लिखी थी, और उसमें कहा था हम मोहल्ला सभा बनाएंगे और घर मोहल्ला मोहल्ला जाकर लोगों से कहेंगे कि शराब नहीं पिए, शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। और वही केजरीवाल जब सरकार में आ जाते हैं तो चुनाव में उन्हें पैसा चाहिए, उन्होंने गलत तरीके से पैसा लेना है शराब माफिया से, इसलिए वो शराब माफियाओं को सपोर्ट करने वाली, उनको पैसा कमाने वाली ऐसी शराब पॉलिसी ले आए। उसको एक्सपोज करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस समय विपक्ष के रूप में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी जो सड़कों पर थी, जिन्होंने उस नीति के विरोध में किया। आपने देखा होगा कि उस पॉलिसी को लागू करवाने के लिए केजरीवाल सरकार इस हद तक आ गई कि कई इलाके हैं, बदरपुर हो, विकासपुरी हो या फिर किराड़ी हो, वहां पर उन्होंने शराब के ठेके खोले, साथ में बाउंसर भी नियुक्त किए और महिलाओं को पीटा गया। उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ? उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए। तो सवाल है कि जो सामने खड़े हो, इतने दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है केजरीवाल की गलत नीतियों के खिलाफ, और आपने देखा होगा जो अभी लवली जी हमारे मित्र कह रहे थे कि जो केजरीवाल ने पॉल्यूशन ऐसी नीति बनाई इससे पॉल्यूशन बढ़ा है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी उनको कि आपने आरआरटीएस प्रोजेक्ट को डिले किया, फंड नहीं दिया, और अगर शायद वो समय पे होता तो वो भी एक पॉल्यूशन को कम करने का एक बहुत बड़ा कारण था। मेट्रो फेज 4 नहीं शुरू करना, उसके लिए फंड नहीं मुहैया कराना, उसमें देरी करना केजरीवाल के द्वारा, ये भी एक बड़ा कारण था। आप देखिए, मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो मोदी सरकार ने कोई भी कोताही नहीं बरती है, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे हो, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे हो। एनएचआई के मंत्रालय की ओर से 60,000 करोड़ से ज्यादा फंड दिल्ली के अंदर लगाया गया पॉल्यूशन को कम करने के लिए। और आज विश्व का सबसे बड़ा अगर इको पार्क इस दुनिया में कहीं बन रहा है तो बदरपुर में जो एनटीपीसी की लैंड थी उस पर बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़े कामयाबी, और छोटे छोटे चाहे वो यमुना पे हो या द्वारका में हो, इस तरह के प्रोजेक्ट जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने, उन दिल्ली के लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए किए जा रहे हैं, और जनता उनको देख रही है। ये बात ठीक है, मैं मानता हूं कि जिस तरह से लोगों ने केजरीवाल के भ्रम में, केजरीवाल के चकाचौंध में जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिए, जिस मोहल्ला क्लिनिक पर सरकार के सूचनाएं होनी चाहिए उस पर केजरीवाल साहब की फोटो होती है, मतलब 25 में वो रिपीट नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 100% केजरीवाल सरकार यहां से जाएगी। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता देख चुकी है, और मैं समझता हूं सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, गवर्नेंस भी एक मसला है। आज केजरीवाल जाएंगे तो एक बात और कहना चाहता हूं, मैं नई दिल्ली एरिया में केजरीवाल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आजकल मैं जा रहा हूं, स्वच्छता अभियान भी चला रहा हूं, वहां पर लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं हमें तो पेंशन नहीं मिल रही, जो सीनियर सिटीजन नागरिक की जो पेंशन होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जो हैंडीकैप, जो हमारे दिव्यांग हैं उनकी पेंशन नहीं मिल रही। ये केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल है। जो मुख्यमंत्री हैं इस
प्रदेश के, वो अपने क्षेत्र के लोगों को नहीं देख रहे तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। और आपने देखा होगा, उन्हें कोरोना के समय भी देखा आपने, जब जब संकट आता है तब वो या तो केंद्र की ओर आरोप लगाते हैं या दूसरे राज्यों की ओर आरोप लगाते हैं। यही पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहते थे पंजाब से पराली का धुआं आ रहा है और पराली से, पंजाब की पराली से पोल्यूशन हो रहा है। और आज वो चुप है, तब तो कह रहे थे पंजाब में जाकर कि हमें मौका दीजिए, हम पराली, किसानों को पराली से इनकम भी कराएंगे और ऐसी मशीनें लगाएंगे कि इधर से पराली डाली जाएगी, उधर से पेपर निकलेगा, गत्ता निकलेगा। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ भ्रम है, ये अब लोगों ने पहचान लिया है। अब पॉलिटिक्स ऑफ होप, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर डिलीवरी का जो पैमाना है वो मोदी सरकार ने स्थापित किया, जिसको दिल्ली की जनता भी देख अब आप कह रहे हैं भ्रम है, तो भ्रम या तो आप तोड़ेंगे या आप तोड़ेंगे। आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। दो चीजें हैं आपके सामने, एक तो 1 ईयर और 0 नंबर। प्लान क्या है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी संगठन और राजनीतिक पार्टी के लिए उतार चढ़ाव आता है। मैंने पहले ही कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछला कुछ समय हमारे लिए कठिन उतरा। मैं जब अध्यक्ष बना तो मुझे एक पत्रकार बंधु ने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि जब आप पहले अध्यक्ष बने थे और अब अध्यक्ष बने हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैंने कहा कि जब मैं पहले अध्यक्ष बना था तो हमारा संगठन कुछ मजबूत था, लेकिन लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आज हम जब दोबारा मैं अध्यक्ष बनाऊं तो लोग हमारी बात सुनने को तैयार हैं, लोग हमारी ओर देख रहे हैं। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति जो आम आदमियों से मिल रहा है, चाहे टीचर्स हो, चाहे किसान हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे कुली हो, तो एक, क्योंकि इस देश में तो अब किसी को आम आदमियों की सुध लेने का वक्त ही नहीं रह गया, वो सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे दिल्ली की हो। तो एक आदमी कोई अगर लोगों की सुध ले रहा है और लोगों के बीच में जाके बात कर रहा है, उन लोगों को जिनको कोई मिलने को तैयार नहीं है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। आज लोग हमारी बात सुनने को तैयार हैं, हमें केवल अपना संगठन मजबूत करना है और हम मजबूती के साथ अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आज तमाम पहली मर्तबा है कि कांग्रेस के सब लोग आपस के मतभेद भूल के हम एकजुटता के साथ दिल्ली के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी पोल्यूशन का इशू इसलिए उठाया कि अभी लेटली गया, पोल्यूशन का इशू किसने उठाया? छठ पूजा जैसे पर्व पे केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार ये भूल जाए कि छठ भी एक महापर्व है और उसको ड्राई डे करवाने के लिए कांग्रेस को संघर्ष करना पड़े। हर साल जो है जब छठ पूजा आती है तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग किश्ती पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद अगले साल ही किश्ती पे मिलते हैं। अब छठ पूजा निकल गई है तो कोई यमुना पे पास जाएगा नहीं देखने के लिए कि यमुना की क्या स्थिति है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस मजबूती के साथ दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ेगी और जिस तरीके, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोया है तो वो दिल्ली ने खोया है। नहीं, टारगेट क्या रखा है? टारगेट हम दिल्ली के लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। जब हम आम लोगों की आवाज उठाएंगे, आम लोगों की आवाज बनेंगे, हमारे नेता जो है हर वर्ग के पास जा रहे हैं, हम हर वर्ग के पास जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मैंने इसीलिए आपके पहले सवाल के जवाब में ये कहा, जब आपने कहा कांग्रेस संघर्ष कर रही है, कांग्रेस का संघर्ष मायने नहीं रखता। आज तो दिल्ली के लोग संघर्ष कर रहे हैं कि ये दिल्ली रहने लायक रह गई है कि नहीं रह गई है, इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ देखेंगे। आप देखेंगे आने वाला कुछ टारगेट सेट किया होगा ना, इतनी सीटें, कुछ ऐसे सोचा है? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो 3 महीने पहले पार्टी बनी थी। दिल्ली के लोगों ने एक फैसला करा कि हमको जो है इनकी तरफ देखना है, उस पार्टी की सरकार बन गई। वो लोकतंत्र इसी का नाम है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि समय यह आ गया है कि लोग अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो कोविड को भूले थोड़ा है दिल्ली के लोग, और मेरा सर जो है शर्म से झुक जाता है कि अस्पताल में बेड दिलवाने की बात तो हो रहा है, लोग शमशान घाट के लिए सिफारिश कर रहे थे कि हमारी क्रिमेशन टाइम से हो जाए, हमें क्रिमेशन के लिए जगह। आपको लगता है कि दिल्ली के लोग इतने नासमझ है कि दिल्ली के लोग कोविड को भूल जाएंगे? दिल्ली के लोग इस बात को भूल जाएंगे कि हमारे बच्चों की जिंदगी दिन ब दिन रोज कम हो रही है इस पोल्यूशन की वजह से? क्या लोग इसको भूल जाएंगे? क्या लोग इस बात को भूल जाएंगे
कि जब एडमिशन का सीजन आता है तो दोनों पार्टियां अपना बयान देके इतिश्री कर देती हैं। नहीं, दिल्ली के अंदर जो है कॉलेज वो नहीं तो है, दिल्ली स्कूल दिल्ली के मॉडल, बच्चों का अस्पताल एडमिशन- मॉडल, वो कहते हैं ये तो हमारे ऐसे मॉडल हैं जिसके लिए हमको व्याख्यान देने विदेशों में बुलाया जाता है। अब प्रॉब्लम यही हो गई है कि हमारे देश के राजनीतिक दल जो सत्ता में हैं उनका व्याख्यान प्रदेश में विदेश में ज्यादा हो और रहा है। बल्कि वो ये आरोप अपने भी देश लगाते के हैं कि बनिस्बत। देखिए हमको व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता है, दिल्ली मॉडल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, लेकिन बीजेपी उसको यह एक्सेप्ट नहीं करती, हमारे नेताओं को जाने नहीं देती है, उनको परमिशन नहीं देती, रोक दिया जाता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एजुकेशन का व्याख्यान करूं, अगर आप, ठीक है, क्योंकि पहले मैं आप जो है फिर देश इसी का पे आपसे सबसे रिएक्शन लंबे लूंगा। समय तक शिक्षा मंत्री रहा हूं इसी प्रदेश के अंदर। स्कूल बनाए कि नहीं बनाए उन्होंने? मैं अभी आ रहा हूं उस पर। जब 2013 में हमने दिल्ली की सरकार छोड़ी थी तो दिल्ली के अंदर लगभग 16 लाख के करीब बच्चे जो है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। आज 2023 में हम बैठे हैं तो दिल्ली की आबादी तो 2013 के मुकाबले बड़ी हो गई। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1 लाख बच्चे कम है 2013 के बनिस्बत। इसका मतलब ये है कि 2013 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कैपेसिटी 16 लाख बच्चे बैठाने की थी। अब तो 10-1 हजार कमरे भी बना दिए इन्होंने, 7-8 हजार तो ऑफिशियली करते हैं। तो 2013 में जब 16 लाख बच्चे बैठ जाते थे और अब एडिशन कमरे भी बन गए हैं, तो दिल्ली के स्कूलों में बच्चे हैं कम, तो दिल्ली के स्कूलों के कमरे तो खाली होने चाहिए। आप और हम अभी कैमरा उठा के चलते हैं। मतलब जिस शब्द का भी आदेश जी ने इस्तेमाल किया था, भ्रम, आप भी वही कह रहे हैं। भ्रम की बात मैं तो कह ही रहा हूं, गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही दिल्ली में नहीं है। मैं तो इसीलिए आपको कह रहा हूं कि संघर्ष दिल्ली कर रही है। कॉलेज दिल्ली में नहीं, स्कूल दिल्ली में नहीं, यमुना साफ दिल्ली में नहीं, रहने लायक दिल्ली नहीं, बस दिल्ली में नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली में नहीं, और इससे भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकती। आज दुनिया में इतने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, हम अभी तक खाली मेट्रो पे क्यों रुके हुए हैं? मुझे आज भी याद है कि हम लोग टेंडर करके गए थे मोनो रेल का, उस मोनो रेल का आज कहीं अता पता नहीं है। दुनिया भर के में विख्यान हो रहा है, आम आदमी पार्टी का भी और बीजेपी का भी। तो ये दुनिया में जाके ये नहीं देखते कि इलेक्ट्रिक ट्रैम चलती है। ठीक है, मेरे पास चंद कार- आखिरी कुछ कार मिनट्स हैं, बोट्स आप दोनों चलते से हैं। एक रिएक्शन में फटाफट ले लेता हूँ। एक रिएक्शन, दिल्ली आपको वोट क्यों दे? क्यों दे दिल्ली आपको वोट? देखिए, जो केजरीवाल साहब का मॉडल था, उन्होंने वादा किया था 5 नए कॉलेज बनाएंगे, 50 स्कूल बनाएंगे, वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जहां तक आप बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं, आज पूरा देश मोदी जी की गारंटी देख रहा है, और मोदी जी के गारंटी के पूरा होने की गारंटी अगर कोई इस देश में है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज आप दिल्ली के अंदर देखिए, पूरे देश के अंदर देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर, चूल्हा और कनेक्शन देने का काम किस सरकार ने किया है? 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीबों को छत देने का काम, आवास देने का काम किस सरकार ने किया? मोदी सरकार ने किया है। आज गरीबों को फ्री आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, दिल्ली ने उस योजना को लागू नहीं किया। मैं इसलिए इस योजना का जिक्र कर रहा हूं कि इसको खुद उप मुख्यमंत्री जो जेल में है, उन्होंने विधानसभा पे कहा था 2019 के अंदर, लोकसभा चुनाव से पहले, कि इसको लोकसभा चुनाव के बाद हम लागू करेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार ने लागू नहीं करके गरीबों का एक बहुत बड़ा हक छीना है। ठीक है, बस जो गारंटी है, जो योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की, गुड गवर्नेंस की गारंटी है, डिलीवरी की गारंटी है, डेमोक्रेसी में वो सबसे बड़ी गारंटी होती है, और वो गारंटी अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मोदी की गारंटी के रूप में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर संघर्ष से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं तक को दिल्ली की जनता तक डिलीवरी करने का जो मॉडल है उसको ले जा रहे हैं, और लगातार वो लोगों तक जा रहा है। निश्चित रूप से आगे वाला समय संघर्ष का होगा जरूर, लेकिन उस संघर्ष में कामयाबी का रास्ता जरूर निकलेगा। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों ने वक्त दिया, समय निकाला, साथ में ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।